इस क्लास में हम आपको वैदिक साहित्य के बारे में बताएंगे। आप इस देश में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप वनडे एग्जाम देते हैं, स्टेट पीसीएस देते हैं, आईएएस की परीक्षा देते हैं, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है और इस टॉपिक को बहुत विस्तार से यहाँ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वैदिक साहित्य, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। तो ये बात आपको पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं और वेदांग आते हैं। तो पहले ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे वनडे एग्जाम्स में खास तौर से कि वैदिक साहित्य को क्रम से बताइए। तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद वेदांग। तो इनको हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वेदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, हर एक विद्यार्थी को पता होता है। कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर नाम जो आपके हैं वे याद होने चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। यहां भी आपसे छोटे लेवल के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि चारों वेदों को क्रम से बताइए। तो आपका उत्तर होगा ये जो क्रम हमने लिखा है, सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप इस तरह से याद करेंगे। वेद के बारे में और भी तमाम प्रश्न बनते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। वेद विद धातु से बना है, संस्कृत की विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। स्पष्ट है ये जानना ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान की ओर संकेत करता है। ये ज्ञान का द्योतक है। वेदों को, जैसे एक अक्सर ये प्रश्न आता है कि वेदों को किसने लिखा, और बच्चों की सामान्य रूप से जो जवाब हमें प्राप्त हुए हैं लंबे समय में, वो वेदव्यास बच्चे कहते हैं। तो यहां पर एक बात मस्तिष्क में बिठा लेना है, परंपरा में वेदों को किसी व्यक्ति की रचना नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि वेदों को ऋषियों ने संकलित किया है और ये ईश्वरीय वाणी है। वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है और इनका आगे संकलन हुआ है। ईश्वर ने ऋषियों को ये ज्ञान दिया और ऋषियों ने अपने शिष्यों को
श्रवण परंपरा में, श्रुति परंपरा में, यानी पहले बोलकर उनको सिखाया, शिष्य ने अपने शिष्यों को सिखाया, और इस तरह से श्रवण परंपरा में वेद आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर श्रवण परंपरा में आगे बढ़ने के कारण वेदों को श्रुति नाम से भी हम जानते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रकार का फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वेदों को श्रुति नाम से क्यों जानते हैं? श्रवण परंपरा में होने के कारण गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने अपने शिष्य को, और इस तरह से वेदों की परंपरा आगे बढ़ी। वेद ईश्वर की वाणी है, किसी पुरुष की रचना नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय वेदों का एक और नाम है अपौरुषेय। वेद जो है वो ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा यानी मंत्र। ऋचाओं का संग्रह होने के कारण वेदों को हम संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम कहते हैं वैदिक संहिता, तो इसका अर्थ हम वेदों की बात कर रहे हैं। तो वेद को हम अन्य किन नामों से जानते हैं? हम जानते हैं श्रुति के नाम से, हम जानते हैं अपौरुषेय के नाम से, हम जानते हैं संहिता के नाम से। तो ये आपके वनडे एग्जाम्स के लिए या प्रीलिम एग्जाम्स के लिए ये कुछ फैक्ट हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये समझना है हमें कि ऋग्वेद का अपना विषय क्या है। इसके पुरोहित का नाम क्या है? ऐसे सभी वेदों के बारे में हमको समझना है। अब ऋग्वेद में जो वैदिक देवता हैं उनकी स्थिति में जो ऋचाओं का संग्रह हुआ है, ऋचा जो बनाए गए हैं उनका संकलन है। तो आप ये कह सकते हैं कि वैदिक देवताओं की स्तुति यानी प्रार्थना के लिए जो ऋचाएं हैं, प्रार्थना के लिए जो ऋचाएं हैं उनका संग्रह है। और इनका जो पुरोहित होता है वो होत्र के नाम से जाना जाता है। सामवेद में साम का मतलब होता है कि जो जिसको गाया जा सके, जो सुर ताल में जिसको कहा जा सके, उसको वैदिक काल में साम शब्द से जानते थे। तो गेय पदों को, गेय ऋचाओं का जो संग्रह है वो सामवेद के नाम से जाना जाता है। यानी गाए जाने वाले पदों का संग्रह। और इसका जो पुरोहित है वो उद्गाता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में जो वैदिक यज्ञ हैं कर्मकांड हैं उनसे संबंधित ऋचाएं हैं, और इनका जो पुरोहित है वो है अध्वर्यु। अथर्ववेद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अथर्ववेद से हमें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जब आर्यों ने अनार्यों की पूजा पद्धतियों को अपना लिया है। तो यहां पर अथर्ववेद में आपको तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण से संबंध मंत्र, मारण शक्तियों से संबंध मंत्र, उनका यहां पर संग्रह है। और इसके जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बातें आपके वनडे एग्जाम्स के लिए थोड़ा ज़रूरी है। आईएएस मेंस से इनका बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अगर एक दो लाइन में लिखने का भी होगा तो इनके विषय के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद वेदों के बाद
ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। जैसा ये कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है कि वेद में सभी प्रकार की विचारधाराएं हैं। यहां पर कर्म कांड की भी धारा है और ज्ञान कांड की भी धारा है। कर्म कांड यानी यज्ञ इत्यादि, और ज्ञान का कांड का मतलब यह है कि इन विचारधाराओं में आपको यह समझना है कि ये विचार ये मानती है कि मुक्ति कैसे होगी, कर्म कांड से, और ये विचारधारा ये मानती है मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कांड से। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य में, ये कर्म कांड का प्रतिपादन है इन ग्रंथों में, यानी यज्ञ विधि विधान इत्यादि का वर्णन है। इसके बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं। अब जैसे आप जानते हैं, आरण्यक जो है वो शब्द अरण्य से बना है। अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या अर्थ होता है? जंगल, वन। तो आरण्यक ग्रंथ का अर्थ क्या हुआ? दो तरह से इसका अर्थ निकाला जाता है कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना कहां हुई है? जंगल में हुई है या वन में हुई है। और यह भी अर्थ है कि इनमें इतना गंभीर विषय का विवेचन है कि ये जंगल में यानी एकांतवास में पढ़े जाने योग्य हैं। तो इसलिए भी इन्हें आरण्यक कहा जाता है कि ये वन में, जंगल में पढ़े जाने योग्य हैं। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद जैसे संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस नी प्लस सद। उप का मतलब नजदीक, नी का मतलब निष्ठापूर्वक, और सत का मतलब बैठना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शिष्य का गुरु के समीप गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कठिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। यह बात वनडे एग्जाम्स में अनेक बार पूछा गया है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर होता है वेदांत। वनडे एग्जाम्स का मतलब यह है कि इसमें आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स भी शामिल हो जाते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम्स भी शामिल हो जाते हैं, और ये ज्ञान ही आगे आपको सब मेंस में काम आता है। इन्हीं को विचार के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो यहां पर वेदांत जो कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है उपनिषद को वेदांत? एक तो ये मान्यता है कि वैदिक साहित्य में ये बाद में लिखे गए वेदों का अंत होने के कारण, वैदिक साहित्य का अंत होने के कारण इन्हें वेदांत कहा गया। तो एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि जो वैदिक विचारधारा है उसकी पराकाष्ठा यहां पर है। उपनिषद जो है, उपनिषद में यह बात आपको मस्तिष्क में रखना है, जो कर्मकांड की धारा है उसका यहां खंडन कर दिया जाता है, और जो ज्ञान मार्ग है उसका मंडन होता है, यदि उसको स्वीकार किया जाता है।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वैदिक विचारधारा में जो ये विचार विमर्श हो रहा था, वह अब आकर के निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अंततः मुक्ति कर्मकांड से नहीं, ज्ञान मार्ग से होगी। और इसी विचारधारा को आगे हम शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद में देखते हैं। अद्वैतवाद पूछा जाता है किसका दर्शन है, तो आप कहते हैं शंकराचार्य का। जहां कहा जाता है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पराः, इस प्रकार की जहां पर बात है, जहां ये कहा जाता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, इस प्रकार की बात। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, ये सारा संसार ब्रह्म है, इस प्रकार की बात यहां पर आती है। अद्वैतवाद जो कि अद्वैत शब्द से बना है, जब शंकराचार्य जी से पूछा गया कि ब्रह्म कैसा है, तो उन्होंने कोई सकारात्मक वर्णन नहीं किया था। उन्होंने अपना उत्तर नेति नेति की भाषा में, ना की भाषा में कहा। ईश्वर ऐसा है? नहीं। ईश्वर ऐसा है? नहीं। ब्रह्म ऐसा है? नहीं। ब्रह्म ऐसा है? नहीं। जब पूछा गया ब्रह्म क्या दो है? बोले नहीं। तो आगे अनुयायियों ने ये निकाला कि ब्रह्म जो दो नहीं है, अद्वय है, यानी जो दो नहीं है, वो उसी के आधार पर ये अद्वैतवाद का दर्शन आ जाता है। आपके आईएएस मेंस के एग्जाम में ये पूछा भी गया है अभी 1-2 वर्ष पहले कि शंकराचार्य जी का जो दर्शन है, उसका प्रभाव, उसका जो परिणाम है, उसने जो आगे दार्शनिक परंपरा में अपना प्रभाव स्थापित किया है, उसे संदर्भित एक प्रश्न पूछा गया है मेंस एग्जाम में। आप देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा। और इसके बाद बहुत सारा अध्ययन शुरू हो जाता है जो वैदिक साहित्य से थोड़ा अलग होगा। आगे जब आप दर्शन का विषय पढ़ेंगे तो विशिष्टाद्वैत के बारे में, द्वैताद्वैत के बारे में, द्वैतवाद के बारे में, शुद्धाद्वैत के बारे में, खास तौर से ये 5 दर्शन के बारे में आपको जानना होगा, जो कि आपके जीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद वैदिक साहित्य में हम लोग अध्ययन करेंगे वेदांग के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि वेद हमारे वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आज की भाषा को हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, जिसको हम संस्कृत कहते हैं वो लौकिक संस्कृत है। वेद हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए, इनको समझना बहुत कठिन था, इसलिए इनको आसान बनाने के लिए, इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। क्यों लिखे गए? वेदों को समझने के लिए। अब कौन कौन से होते हैं उनके नाम जान लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। प्रारंभिक परीक्षा की जब विशेष क्लास होती है तो इनको बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है। हर वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जो उपनिषद होता है, उनको भी आपको जानना होता है। यहाँ पर एक सीमित दायरे में रहकर ही हम आपसे बात कर रहे हैं। फिलहाल आप ये जान जाइए कि वेदांग कितने हैं, 6 कितने हैं, क्यों लिखे गए वेदों को समझने के लिए, और कौन कौन से हैं। तो वैदिक साहित्य में आपने देखा कि हमारे वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं और वेदांग आते हैं। इनको आपने समझा भी। अब प्रारंभिक परीक्षा में तो यहाँ के तथ्य सीधे सीधे काम आ जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में सीधे सीधे काम आ जाते हैं, लेकिन एक आपका विषय बनता है मेंस के लिए। और मेंस के लिए वो जो विषय है, जैसे 2018 के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया कि
हड़प्पा सभ्यता तो पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है और वैदिक संस्कृति साहित्यिक साक्ष्यों पर निर्भर है, इस तथ्य की व्याख्या करें। तो वैदिक संस्कृति का ज्ञान कहां से होता है? वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है वैदिक साहित्य से, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये वैदिक साहित्य जो हमारा है, ये इसका जो नेचर है वो धार्मिक भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस काल की तमाम सामाजिक जीवन के बारे में सूचनाएं, आर्थिक जीवन के बारे में सूचनाएं, राजनीतिक जीवन के बारे में सूचनाएं और अन्य बातें भी जो यहाँ के समाज से संस्कृत से जुड़ी हुई हैं, उनका उल्लेख यहाँ से मिलता है। तो वैदिक साहित्य जो है वो वैदिक संस्कृति के इतिहास लेखन में एकमात्र स्रोत है। यहाँ से पुरातात्विक स्रोत बहुत कम प्राप्त हुए हैं और जो भी उत्खनन कार्य वर्तमान में हो रहे हैं या भी हुए हैं, उनसे दोनों को मिलाने की बात हो रही है, दोनों की तुलना होती है और उनके आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से वैदिक संस्कृति के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। तो यहां से आपका मेंस में प्रश्न आया था। दूसरी बात यह है, जब आप ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों में आप अध्ययन करेंगे, एक अलग से टॉपिक होता है, अलग से क्लास होता है, जिसमें आप प्राथमिक स्रोतों के बारे में बात करते हैं, द्वितीयक स्रोतों के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। और साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक साहित्य है, धर्मेतर साहित्य है, उसके बारे में बात करते हैं। धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य भी आता है, जैन साहित्य भी आता है और ये ब्राह्मण साहित्य भी आता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये विस्तार से अलग से क्लास होती है, उसमें आप समझेंगे। वैदिक साहित्य का संबंध इस टॉपिक से भी है, तो मेंस लेवल पर अलग से भी प्रश्न आ जाता है। और उसको अगर आप देखें कि वैदिक साहित्य को अगर एग्जाम में पूछा गया मेंस लेवल पर, तो उसका उत्तर लेखन कैसे करेंगे और उसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, किन किन बिंदुओं को आप लिखेंगे मेंस के एग्जाम में वैदिक साहित्य के संदर्भ में। तो सबसे पहले जब आप लेखन करते हैं उत्तर लेखन के बारे में, जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत संक्षेप में मैं यहां बता देता हूं। अक्सर क्या होता है, आप बीए एमए का जब एग्जाम देते हैं तो आप अपना उत्तर बिना सोचे समझे लिखते हैं। आप अपना उत्तर पहले से तैयार कर लेते हैं, उसको रट लेते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा गया आपने टॉपिक देखा, आपने उसका उत्तर लिख दिया। आपने लिखना शुरू किया, थोड़े समय बाद आपको याद आया कि भाई ये बात तो मैं भूल गया, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा लिखने के बाद आपने देखा कि अभी पेज तो हमारा भरा ही नहीं, फिर जो मन में याद आया फिर आपने लिख दिया। आईएएस पीसीएस की परीक्षा में इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं चल पाएगा। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको ये रवैया छोड़ना होगा। हर एक प्रश्न को पहले से आप अनुमान कर लें, उसकी फ्रेमिंग बना लें और फ्रेमिंग के अनुसार आपको उत्तर लेखन करना होगा। पहले से आपको यह अभ्यास करना होगा। जैसे एक सामान्य सा विषय है कि वैदिक साहित्य से हमें वैदिक कालीन सामाजिक संस्कृति का किस तरह से ज्ञान होता है, एक आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अगर इस प्रकार का सामान्य सा प्रश्न आता है तो यहां पर सबसे पहले आप एक भूमिका बनाएंगे। यहां पर मैं स्पष्ट ये भी कर दूं, जब आप इतिहास जैसा विषय लिखते हैं तो बीए एमए करके जो विद्यार्थी आते हैं उनके मन में इस प्रकार की बात रहती है कि कोई ऐसी मैं भूमिका बना दूं कि एग्जामिनर खुश हो जाए, उसको आनंद आ जाए और वो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम शब्दों से अपना उत्तर लेखन शुरू करना चाहता है। वो उनको रटता है। आईएएस के एग्जाम में इसको करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है।
जब यहां पर जब भी मैं आपसे भूमिका की बात करूं तो भूमिका में जो पहली लाइन होगी, पहला पैराग्राफ होगा, वो विषय के संदर्भ में ही होगा। अब जैसे यहां वैदिक साहित्य आपसे पूछा गया है तो आप बता सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप ये बता सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप बताएंगे कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग आते हैं। आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 150 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है कि आप उसका शब्दों का खेल खेलें, बड़ी अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, बिल्कुल उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विषय का बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से आपको प्रस्तुत करना है अच्छे नंबर पाने के लिए। तो यहां पर इसके बाद वेदों में जब आपने बता दिया है कि वेद में क्या क्या आते हैं, आगे आप लिख सकते हैं इनका प्रतिपाद्य विषय। अब प्रतिपाद्य विषय में आपको क्या करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ आप वेदों के बारे में बता दीजिए। आप बताइए कि वेदों से हमें वैदिक कालीन समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी हो रही है। ऋग वैदिक काल से हमें ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में, एक धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से धार्मिक जीवन के बारे में और अंशतः सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद के जो हमारे वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उसमें उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, सांस्कृतिक जीवन के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इस बात की आपको आप लिख सकते हैं। यहाँ बहुत विस्तार देने का स्कोप आपके पास में नहीं होगा, सारी बातों को बहुत संक्षेप में आपको लिखना होगा। एक छोटा सा पैराग्राफ फिर आप बनाएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ से हमें, आप एक दो लाइन लिख सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों से हमें वैदिक कालीन कर्मकांडों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस तरह की बात आप यहां लिख सकते हैं। इसके बाद एक दो लाइन पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं कि आरण्य ग्रंथ में, इसके बाद उपनिषद के बारे में, और इसके बाद वेदांग के बारे में। हर नई बात को नए लाइन से लिखना है, हर नई बात को नए लाइन से लिखना है। अगर आपको स्पेस कम महसूस हो रहा है तो आप एक पैराग्राफ इसका बना सकते हैं और एक संक्षेप में पैराग्राफ इसका बना सकते हैं। अंत में अगर आपको जब इसका निष्कर्ष निकालना होगा, निष्कर्ष के रूप में लिखना होगा, एक बात आपको समझ के रखना है कि आईएएस की परीक्षा में हर उत्तर को हम आलोचनात्मक शैली में लिखते हैं, जिसको वैज्ञानिक शैली भी कहते हैं। आलोचनात्मक शैली का अर्थ होता है कि किसी विषय के बारे में सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है, वो आपसे पूछा जाता है तो भी लिखना है। नहीं, अगर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया वैदिक साहित्य के बारे में बताइए, तो भी आपको लिखना है। उसमें सब कुछ आपको शामिल करना है। एक भूमिका बनाया, वैदिक ग्रंथों के बारे में भी हमने लिखा, और लास्ट में वैदिक साहित्य की सीमाएं क्या हैं, इनके लिमिटेशंस क्या हैं। अब सीमाओं के बारे में अगर सीमाओं के बारे में हम देखें, एक पैराग्राफ आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जो भी वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य में एक बात यह है कि इसमें धार्मिक पक्ष पर बहुत ज्यादा बल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें धार्मिक पक्ष पर ज्यादा बल है।
जब भी इतिहास लिखना होगा तो समग्रता में ही लिखना होगा, समाज के सभी पक्ष उसमें शामिल होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में अपेक्षाकृत सूचनाएं कम है, धार्मिक जीवन पर, धार्मिक पक्ष पर ज्यादा बल है। अगली जो सीमा है, जो लिमिटेशन है वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य के बारे में ये स्पष्ट सूचना नहीं है कि वैदिक साहित्य कब लिखे गए, वेद कब लिखे गए। इतिहास के दो आधार स्तंभ होते हैं बच्चों। कोई भी घटना जो घटती है वह किसी तिथि को घटेगी, और जहां पर वो घटित हो रही है, जिसको स्पेस कहते हैं, स्थान कहते हैं, तो तिथि का ज्ञान होना चाहिए, टाइम पीरियड का ज्ञान होना चाहिए, काल का ज्ञान होना चाहिए, और वो घटना कहाँ घटी है, स्थान के बारे में हमें सूचना होनी चाहिए। दो बातें आधार स्तंभ होती हैं इतिहास में। पूछा भी जाता है इतिहास के आधार स्तंभ, तो दो बातें। तो यहां पर तिथि का बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं है। और इसके अलावा भी एक सीमा और दिखा सकते हैं मेंस में आप अच्छे नंबर पाने के लिए, कि स्थान का, कहां लिखे गए, स्थान की सूचना नहीं है। तो ये तो लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं जिनको आप दिखा सकते हैं अपने उत्तर लेखन में। जब आप फ्रेमिंग करते, भूमिका बनाया, कौन कौन से इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसको बहुत संक्षेप में लिखा, इनकी सीमाएं क्या हैं, और लास्ट में आपको इनके महत्व के बारे में लिखना है। अब महत्व में जैसे आप ये बता सकते हैं, पहली बात, वैदिक साहित्य का महत्व क्या है। तो वैदिक साहित्य का अगर इतिहास लेखन की दृष्टि से आप महत्व देखें तो ये अपने आप में पर्याप्त है कि वैदिक संस्कृति के बारे में सूचनाएं, या अधिकांश सूचनाएं हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होती हैं। ये एकमात्र ऐतिहासिक स्रोत है लिखित रूप में। उत्खनन कार्यों से हमें पुरातात्विक साक्ष्य बहुत ज्यादा इस काल के बारे में नहीं मिले हैं। जो भी प्राप्त हो रहे हैं उनको और ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों को और पुरातात्विक स्रोतों को मिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो भी लिखा जा रहा है वो बहुत कुछ इसी पर आधारित है। तो इतिहास लेखन के संदर्भ में इनका महत्व है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म है उनमें ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। लेकिन आप इसको आईएएस के एग्जाम में हमें जो भी विवेचना करनी है वो ऐतिहासिक दृष्टि से ही करनी है। यानी आप इतिहास लेखन में जो इनकी उपयोगिता है उसके बारे में आप अपने उत्तर में प्राथमिकता देंगे, उस पर आप बल देंगे। तो यहां पर इस टॉपिक में हमने देखा कि वैदिक साहित्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं तो वनडे एग्जाम से लेकर के आईएएस पीसीएस की परीक्षा तक इसकी उपयोगिता है। यहां पर हमने एक मध्यम मार्ग अपनाया है कि प्रारंभिक परीक्षा वनडे को भी शामिल किया है, और मेंस में भी थोड़ी सी हमने एक झलक दी है, आपको थोड़ी सी सूचना दी है कि मेंस में हम लेखन कैसे करते हैं। हर एक प्रश्न की हम फ्रेमिंग बनाएंगे। कोई भी प्रश्न है इतिहास का, बिना फ्रेमिंग के कोई कार्य नहीं करना है। पहले हमको अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद हमको प्रश्न का चुनाव करना है, और प्रश्न का जो चुनाव है वो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए उनको ले लें, उसको कैसे लिखना है, उनकी फ्रेमिंग बनानी है, और उसके बाद आपको अभ्यास करना है। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आपको ये आदत अभी से डालनी होगी। थैंक यू वेरी मच।